बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। दौरे श्रीलंका के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। आज पाकिस्तान की कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हारून रशीद ने जो है 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया और कलम जिस तरह अपने प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि मुमकिन खिलाड़ियों में मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल और हसन अली टीम में शामिल होंगे। तो सिलेक्शन कमेटी ने आज जो 16 रुकनी टीम का ऐलान किया है उसमें मोहम्मद हुरैरा भी शामिल हैं, आमिर जमाल भी शामिल हैं और हसन अली टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें, आज इमर्जिंग एशिया कप विमेंस में पाकिस्तान और इंडिया का मैच बारिश की नज़र हो गया। एक बॉल आज इस मैच में फेंकी गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप में सेमीफाइनल में पहुँच गया है, जहाँ उसका मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और उसके साथ साथ दूसरे जो सेमीफाइनल खेला जाना है इंडिया और श्रीलंका की टीमों के दरमियान, विमेंस के दरमियान ये मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान तो हुआ है लेकिन कुछ खिलाड़ियों के साथ शायद नाइंसाफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी करती दिखाई दी है। इस सारे सूरत हाल पर जो है आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब, उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, बड़े अच्छा तबसरा करते हैं क्रिकेट के हवाले से। उनसे भी इस कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जो आज 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, 16 रुकनी स्क्वाड का आज ऐलान हुआ है, समझ रहे हैं कि इनमें कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती होती दिखाई दी है। शाहनवाज धानी एक अरसे से टीम के साथ, उनके साथ जाती मीर हमजा, उनके साथ जाती मोहम्मद अली एक मैच खिलाया गया, उनके साथ जाती मोहम्मद अब्बास है काउंटी क्रिकेट में मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ जाती बैटर्स में अगर देखा जाए तो गोके मोहम्मद हुरैरा ने जहां अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तो वहां उमैर बिन यूसुफ ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन यहां पर उमैर बिन यूसुफ को शायद सिलेक्टर की निगाह में मुनासिब नहीं समझा गया कि वो दौरे श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल किया जाए। फिर एक काफ़ी और तवील अरसे के बाद शाहीन शाह आफरीदी टेस्ट क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हैं। क्या कहेंगे कि लंबा स्पेल करने वाला बॉलर हमें टेस्ट मैच में दरकार होता है। आमिर जमाल और अगर हम देखें मोहम्मद अब्बास के हवाले से, दोनों में कितना फ़र्क आपको लगता है कि 5 दिन की क्रिकेट में कितना अच्छा ये बॉल कर सकते हैं? गो के रिकॉर्ड है आमिर जमाल का, अगर माजी में देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है, लास्ट डोमेस्टिक सीजन में सबसे ज़्यादा आउट करने वाले खिलाड़ी हैं। और उसके साथ साथ अगर हम T20 मैचेस की बात करें तो लास्ट T20 मैचेस में भी उन्हें पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इतनी जल्दी टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना शायद सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास के साथ जाती नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, ये बात मजमूई तौर पर बड़ी पॉजिटिव है, बड़ी खुशाइंद है कि आपकी टीम में नए लड़के जो हैं इंडक्ट हुए हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं कि जिन लड़कों की करंट परफॉर्मेंस या हालिया परफॉर्मेंस अच्छी है और वो नए लड़के हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, नौजवान हैं, तो उनको उसी वक्त टीम में लेना चाहिए जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हुरैरा को और आमिर जमाल को अगर टीम में लिया है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का एक अच्छा फैसला है। रह गई बात, अगर आप अब्बास की बात कर रहे हैं तो नो डाउट अब्बास जो है बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने मतलब ये कई मौक़ों पे अपनी परफॉर्मेंस को पेश किया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आप देखें इंग्लैंड में जो काउंटीज़ वगैरह होती हैं उनमें उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। आपने जो टीम में हसन अली को शामिल किया है कि नो डाउट कि देखें हसन अली बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं और उनकी पास की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका था कि आपको जब टीम श्रीलंका जा रही थी तो यहाँ पे हसन अली की जगह आप किसी और मतलब बॉलर को यहाँ शामिल कर सकते थे, इसलिए कि हसन अली को आपने मैं ये समझता हूँ कि बहुत काफ़ी कुछ खिला लिया है। और आप ये देखें कि जब आप मतलब मुसलसल उन्हें मौके देते हैं तो फिर वो उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते, और यही वो वक्त है कि उनकी जगह जो है, इसलिए कि उन्होंने जितनी मैं समझता हूँ क्रिकेट खेलनी थी खेल ली। हाँ, ये ज़रूर कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं तो ज़रूर उनको शामिल रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो अभी तक परफॉर्मेंस दी है वो कोई इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जिसकी बुनियाद पे
मतलब हसन अली को लिया है, ये ठीक है कि ऑन एंड ऑफ उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, लेकिन जो आपने बुनियादी बात कही कि इसमें जो है मोहम्मद अब्बास भी थे, दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे, बॉलर्स, उनको जगह देनी चाहिए थी, बिल्कुल हसन अली की जगह दी जा सकती थी। फिर इसमें एक जो सिलेक्शन है, जैसे कि हम पहले मतलब हमें हमारी ये चीज़ जहन में थी और ये होना भी चाहिए था कि जिस तरह से लास्ट मतलब परफॉर्मेंस सरफराज की बहुत अच्छी रही है, तो ये काबिल इत्मीनान बात है। हमें तो डर लग रहा था कि जिस तरह से उनके साथ माजी में मतलब ज़्यादतियाँ होती रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस दफ़े टीम से बाहर हो जाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सिलेक्शन कमेटी ने अब उन चीज़ों को रियलाइज़ किया और जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो वो एक मरतबा फिर टीम में शामिल हुए। तो ये एक अच्छी बात है। उनके साथ आपने देखा कि वो कप्तान भी थे और बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस चल रही थी उनकी क़यादत में। टीम भी कई मतलब 1 दर्जन से ज़ायद मैचेस जीत चुकी थी, लेकिन बैक कलम जुम्बिश एक ही झटके में उनको तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया था। बहरहाल अब वो टीम में अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि सिलेक्शन कमेटी के लिए ये बड़ा एक इम्तिहान उस वक्त होता है कि जब मतलब कोई ऐसा टूर हो रहा हो और खिलाड़ियों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो और टीम में शामिल ना हो। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे धानी को जो है ना, शाहनवाज धानी को यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए था, इसलिए कि देखें वो एक ऐसा प्लेयर है, उसके साथ एक तरह से ज़्यादती हुई कि जिस ज़माने में वो अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जब वो दे रहा था PSL में, तो उसके फ़ौरन बाद उसको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस वक्त मौका नहीं दिया गया। जब एक कोई अच्छा खिलाड़ी मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि उसको टीम में लिया जाए, लेकिन उसको नहीं लिया जाता। हाँ, हसनैन भी अच्छे, देखें हसनैन के साथ तो पहले ही इन्होंने ज़्यादती की कि उसको मतलब जो अपने PSL से खेल रहे थे उसमें भी, फिर उसके बाद जो है अभी जो टीम आई थी उसमें भी उसको शामिल नहीं किया गया। तो देखें उसकी वजह यह है खालिस्तान जो मतलब ये एक परसेप्शन है क्रिकेट के हलकों में कि उसका जो मतलब जो सोर्सेज हैं या जो मतलब पीछे बैक जो है इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करता है तब वो आता है। आपने देखा कि उसका तो जो एक्शन चेंज कराने के लिए या जो उसका मसला हो गया था तो उसको ठीक कराने के लिए उसको वहाँ पे भेजा था एकेडमी में, फिर वो जनाब वहाँ पे ठीक हुए, काफ़ी अर्से तक टीम में से बाहर रहा, जो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात हुई थी। तो मतलब बाज़ हमारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको जानबूझ के मतलब उनको जो है किसी ना किसी बहाने से टीम से बाहर किया जाता है। तो हसनैन के था चक्कर, वो तो पहले ही समझ में आ रहा था कि उसको नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहनवाज धानी जो है काफ़ी अरसे से ड्यू है। फिर जिम्बाब्वे में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान शाहीन की तरफ से उनकी। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ देखें अब हम ये कहना कि सिलेक्शन कमेटी ने सारा गलत कर दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें जब से PSL हो रही है उसके बाद से ये हुआ है कि हमारी मतलब हमें एक एक पोजीशन पे आपको 2-2 3-3 लड़के मतलब आपके पास आ गए। अब ये मतलब फिर जो सिलेक्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि किस लड़के को लें किसे ना लें। बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि यार जिस खिलाड़ी को लिया है उसके साथ ज़्यादती की है, लेकिन भाई बात ये होती है कि जिस खिलाड़ी को ले लिया तो लोग कहते हैं यार पहले कह रहे होते थे कि इसको क्यों नहीं लिया, अब अगर उसको ले लिया तो उसको क्यों नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब सिलेक्शन का हिस्सा है, लोगों की बातें करने के हवाले से हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी टीमें सिलेक्ट होती हैं, चाहे वो क्रिकेट की हो किसी भी शोबे में, 1 या 2 खिलाड़ियों के मुतालिक यकीनन बात होती है कि इनको या तो गलत रखा या फला जो खिलाड़ी थे उनको नहीं रखा। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे खिलाड़ियों के हवाले से कि ये सिलेक्शन होनी चाहिए थे। मैंने अब्बास का भी नाम लिया था, हसनैन का भी नाम लिया था, उसके साथ दीगर और प्लेयर्स के हवाले से भी बात की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आमिर जमाल टीम का हिस्सा बने हैं, एक ऑलराउंडर जिसने अभी माजी में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी अगर देखें तो उसकी नज़र आना शुरू हुई थी। वसीम जूनियर ने माजी में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान के लिए टेस्ट टीम का हिस्सा बने रहे, फिर अचानक उन्हें आज ये दौरे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता है। गो के आमिर जमाल एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल हुए हैं। तो समझते हैं कि यहाँ पर वसीम जूनियर का भी कैरियर आपको कहीं दूर तक नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि दोबारा शायद वसीम जूनियर टीम का हिस्सा बनते दिखाई दें। शुक्रिया मोइन भाई। देखें सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम अनाउंस की है, टीम तो श्रीलंका के महल वकूफ़ को और वहाँ के मौसम को और उनकी विकेटों को देखा जाए तो बहुत अच्छी टीम अनाउंस की है। वहाँ आपको लंबे स्पेल करने वाले बॉलर, 4 स्पिनर्स तो लेके जा रहे हैं ना सर। स्पिनर फास्ट बॉलिंग की बात हो रही है, अगर फास्ट आमिर जमाल के साथ शाहिन अफरीदी हैं, ये 2 बॉलर तो खिलाएंगे किसको? आपके पास नसीम शाह भी मौजूद हैं। देखें टीम, मैंने आपको कल भी कहा था कि टीम इन्होंने वही खिलानी जो पहला टेस्ट खेलेगी, वही टीम खेलेगी। ये बकाया तो मैं और आप ये बहस कर रहे हैं, जैसे हम अब्बास के लिए बात कर रहे थे कि अब्बास जो है डिज़र्व कर रहा था, उसकी कंटिन्यू परफॉर्म
परफॉर्मेंस आप देख ले काउंटी में उठा के, और तसलसल से परफॉर्म कर रहा है वो लड़का। और आपको पता है वो टेस्ट का बॉलर है, आगे से बहुत अच्छी बॉलें स्विंग करता है, क्योंकि श्रीलंका में आपको पता बाउंसी विकेटें नहीं, ज़्यादातर स्पिन ट्रैक है, तकरीबन हमसे मिलते जुलते ही हैं। तो अब्बास के साथ ज्यादती मुझे नज़र आ रही है। शाहनवाज धानी का, जैसे आपने कहा, शाहनवाज धानी का देख आजकल जो हमारे स्टाफ आया हुआ है और जो मकसद फिटनेस टेस्ट मैच के हिसाब से रिक्वायर्ड होती है, वो शाहनवाज धानी में अब वो नज़र नहीं आ रही। गोया कि इन्होंने जिम्बाब्वे में शाहीन के साथ परफॉर्म किया है, लेकिन अब वो जो फिटनेस चाहिए ना, हमने वो फास्ट मुझे बॉलिंग में भी तो नया बॉलिंग कोच रख लिया है सर। हाँ, मोनी मोरकल आ गया। मोनी मोरकल आपको पता है कि वो बॉलर को जज करता है, और उसने देखिए हसन अली को जो डाला है, मुझे लगता है ये मोनी मोरकल ने स्पेशली जो है ना हसन अली का नाम दिया होगा, क्योंकि बॉलर्स को मोनी मोरकल से अच्छा कोई नहीं जानता। पूरे जितनी भी मैनेजमेंट में बॉलिंग को जो मोनी मोरकल जानता है वो और कोई मैनेजमेंट नहीं जानता। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि सिर्फ अगर धानी का आप कह रहे हैं, धानी का तो फिटनेस लेवल वो नहीं है। हसन अली को इसीलिए लिया है क्योंकि आपको श्रीलंका में अगर बैटिंग ग्लव्स करती है तो हसन अली बॉलिंग के साथ साथ रन्स भी कर रहा है और वो अपने रिदम पे वापस आ गया है। और जिस तरह हुरेरा की बात कर रही थी, वो लड़के ने वहाँ जिम्बाब्वे में बहुत ही स्कोर किया है और वो काफ़ी अरसे से दस्तक दे रहा था दरवाजे पे कौमी टीम के, और अब उसे जाकर चांस मिला है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हुरेरा को जो है उन्होंने चांस दिया है। हुरेरा अगर हम देखें तो डोमेस्टिक सर्किट में जो है पाकिस्तान की जानिब से सबसे कम उम्र ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर्स हैं, और जावेद मियादाद के बाद वो वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में ट्रिपल सेंचुरी पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पर डोमेस्टिक में तो यही शहजादे चंद एक चीज़ें जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, रिकॉर्ड बुक उसके साथ जुड़ी हुई है। मियादाद के हम पल्ला होना उनके साथ रिकॉर्ड और सबसे कम उम्र तरीन प्लेयर होने का इजाफा भी। तो इंशाल्लाह हम जैसे उसको अनाउंस तो कर दिया, अगर उसको चांस मिलता है श्रीलंका में टेस्ट खेलने का, तो हो सकता है वो लड़का अपनी जगह पक्की कर ले, क्योंकि उसमें टैलेंट नज़र आ रहा है। और अभी ताज़ा मकसद जिम्बाब्वे शाइन्स के साथ वो दौरा करके है और वो खेल के देगा लड़का। और सबसे अच्छी जो बात है, जैसे अभी बात की रियाज भाई ने, हमें सरफराज अहमद का डाउट था, लेकिन सेकंड विकेट कीपर के तौर पे सरफराज को जो खिला रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा साइन पीसीबी का। सर सिलेक्शन कमेटी पे तो सवालिया निशान भी उठ सकता था अगर सरफराज टीम का हिस्सा नहीं होते। लास्ट सीजन में सरफराज ही जो है सबसे बेस्ट बैटर के तौर पर ऊपर आए। बिल्कुल सर, वो कंटिन्यू कर रहा था ना। अब सवाल ये देखें, सिलेक्शन कमेटी ने तो अपने ऊपर आने नहीं ना देनी, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया। और आपको पता ये फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, जो हमारा आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, सरफराज उसी तसलसल को कायम रखेगा। असल में सरफराज को इन्होंने वर्ल्ड कप खिलाना ही खिलाना है। बिल्कुल, इस पे मजीद आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। वर्ल्ड कप के लिए जो 2 विकेट कीपर्स जाने हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि सरफराज अहमद अच्छी चॉइस हो सकते हैं। रियाजुद्दीन से भी बात करते हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट पे। रियाजुद्दीन साहब, सरफराज और मोहम्मद रिजवान एशियन विकेटों पे मैचेस होंगे, और ख़ासकर इंडिया की विकेट बड़ी सपोर्टेड है, और जिस नंबर पर अगर सरफराज टीम का हिस्सा बनते हैं और जिन नंबर पे ज़रूरत है पाकिस्तानी टीम को कि वहाँ पर जो है अगर विकेट क्लैप्स करती है तो वहाँ अगर वो स्टे भी करें, तेज़ शॉट भी खेलें, स्विप शॉट खेलने में बड़े मास्टर हैं सरफराज अहमद, और उसके साथ स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो समझते हैं कि जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि सरफराज को वर्ल्ड कप टीम में हिस्सा उनका भी होना चाहिए, तो आप समझिए सिलेक्शन कमेटी इसको भी मद्देनज़र रख रही है सरफराज अहमद के हवाले से। देखें, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि अगर रिजवान के बाद कोई चॉइस हो सकती तो वर्ल्ड कप के हवाले से, इसलिए कि देखें आम मैचेस खेलना, बाईलैटरल सीरीज़ खेलना, वो उसका टेम्परामेंट एक अलग होता है। लेकिन जिस तरह से सरफराज को इतने मतलब बहुत सारे वर्ल्ड कप खेलने का जो उनको इजाज़त हासिल है, तो उनका टेम्परामेंट जो है वो कुछ और है। देखें, बाज़ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस देते हैं, बाज़ जो है आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो मतलब उनमें वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए कि उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, उसके लिए साइकी जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, आपको चीज़ें जो हैं दूसरी अप्लाई करनी होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज जो है सेकंड विकेट कीपर के तौर पे भी, और वैसे भी अगर मतलब ये कि जगह बनती है और मौका लगता है तो वो टीम में भी शामिल हो सकते हैं, यानी एक ही 11 में ये दोनों भी शामिल हो सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप के लिए रियाज भाई वो एज ए बैट्समैन शामिल हो सकता है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं भी अगर क्लैप्स करेंगे तो वो खड़ा रहेगा विकेट पे, आपको हमेशा उसने जो है ना, जब भी बुरा वक्त आया टीम पे, आपको उसमें से निकाला सरफराज। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं यही कहने जा रहा था कि देखें सरफराज की जो
उनकी मतलब जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो अब उनका एक्सपोजर हो गया है, उनमें जो कैपेबिलिटी है और जो कैपेसिटी है, मैं ये समझता हूँ कि वो दूसरे किसी विकेट कीपर में नहीं है। तो आपको मतलब एक ही जगह पे 2 in 1 बेहतरीन मतलब है कि आपको क्रिकेटर मिल रहा है। तो अब देखना ये होगा कि वो बाकायदा मतलब अब जो सीरीज़ हो रही है उसमें क्या मतलब परफॉर्मेंस देते हैं। अगर उन्होंने इसमें जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी और उनका एतमाद बहाल रहा तो मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड कप की टीम से उनको निकालना जो है मुश्किल होगा। और ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह के सरफराज हैं, इसी तरह के प्लेयर्स काम आते हैं आपके वर्ल्ड कप में। आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था अभी लास्ट ईयर, तो उस वक्त कितनी आवाज़ें उठी थी कि शोएब मलिक को टीम में शामिल किया जाए। और आपने ये देखा कि बाज़ मैचेस में जब हमारी टीम हार रही होती थी तो हमें शोएब मलिक जैसे प्लेयर की वहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही थी। नहीं ठीक है, देखें भतीजे आ गए, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई, लेकिन हम जो यहाँ बात करना चाह रहे हैं वो इस तनाजुर से करना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड कप का टेम्परामेंट कुछ और होता है। मतलब नए खिलाड़ी जो है वर्ल्ड कप का जो मतलब पूरा मिजाज होता है ना, उसको मतलब वो बेयर नहीं कर सकते, उसका बोझ नहीं उठा सकते। तो ये जो बड़े मतलब वो प्लेयर्स जिनको ज़्यादा तजुर्बा होता है, अब देखें आप मतलब मिसाल ले लें कि सरफराज की जूनियर वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने इनकी क़यादत में जीती। जो ऐसा खिलाड़ी होता है उसका एतमाद जो है खुद ही मतलब बड़ा हाई हो जाता है। और इस तरह के मुकाबले जो होते हैं ना, उसमें वो चीज़ फिर कोई मैटर नहीं रखती और वो मतलब उसका कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आता कि भाई ये वर्ल्ड कप इतना बड़ा हो रहा है लेकिन वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज अहमद, अगर मैं ये कहूँ अपने जावेद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि अपना सरफराज अहमद जो है वो बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी है, बड़े टूर्नामेंट्स का बड़ा खिलाड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप था वहाँ भी उन्हें मतलब मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ठीक है नहीं मिला। लेकिन ये कि अब जो है उनको टीम में शामिल हो सकते हैं, टीम में शामिल हो सकते हैं। सऊद शकील के हवाले से कल आप जिक्र कर रहे थे, जावेद इकबाल भट्टी साहब टीम में वो मौजूद हैं, सऊद शकील अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, शायद उनकी जगह इस वक्त टेस्ट टीम में बनती भी आपको नज़र आ रही है, जो 11 रुकनी स्क्वाड नज़र आएगा, क्योंकि उस पर हम देख लें तो सलमान अली आगा भी मौजूद हैं, सरफराज और रिजवान दोनों खेलते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाए सऊद शकील के लिए टीम में इन होना 11 रुकनी स्क्वाड में। नहीं मोइन भाई, देखें अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सऊद शकील ने प्रूव करके दिया आपको दोनों सीरीज़ में, न्यूजीलैंड हो गया इंग्लैंड हो गया, उसने खेल कर दिया है। उसका राइट है कि वो खेले और उसका हक भी बनता है। और जिस तरीके से उसके पास स्ट्रोक है, अगर आप उसको कहेंगे ना कि 50 ओवर आप विकेट पर खड़े रहे, सलमान अली आगा ने भी तो खेल दिया सर वो तो नीचे आके देखे जो इसकी पोजीशन बनती है ना, जो सऊद की बनती है, वो सऊद देखे आपको प्रूव करके दे रहा है। सलमान अली आगा ने आखिरी नंबर्स पर आकर खेला है, नो डाउट, हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ सऊद शकील की बात कर रहे हैं कि सऊद शकील जो है 11 में होना चाहिए। आपकी बैकबोन बन गया था जब आप कराची में खेल रहे थे। अगर सऊद शकील अगर 2 इनिंग्स ना खेलता तो आप वो भी टेस्ट हार गए थे, क्योंकि अब जो पता है कि अब हो गए टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट सबसे अहम हो गए। आपने हर सीरीज में तगड़ी टीम उतारनी है, क्योंकि पिछले जो 2 साल रहे हैं हमने उस दर्जे की कारकर्दगी नहीं कह सकते। 14 मैचेस में से हम 6 हारे हैं, 3 ड्रॉ किए हैं। तो अब जो है, अब टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट है वो ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए। इस हिसाब से सिलेक्शन कमेटी जो है उनको मद्देनजर रखते हुए टीम अनाउंस कर रही है। और जिनको अनाउंस किया, जैसे सऊद शकील की बात कर रहे हैं, सरफराज की बात कर रहे हैं, तो ये 11 में होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये होंगे भी। और आगे जो फ्यूचर का है, जैसे अभी रियाज भाई बात कर रहे थे सरफराज के बारे में, सरफराज ना है कि बड़ा प्लेयर है, बड़े मैचों का प्लेयर है, सरफराज को प्रेशर हैंडल करना आता है। उसकी कप्तानी में जो जितनी बार भी टीम हमारी परेशानी फंसी है, तो सरफराज ने वहां जाके तहम्मुल मिजाजी से टीम को निकाला है। और सबसे बड़ी चीज जो हम पे ये इंडिया में वर्ल्ड कप में प्रेशर होगा, उससे अच्छा हैंडल करने वाला टीम में मुझे अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। ये फ्यूचर प्लान का हिस्सा है सरफराज को, इसलिए टेस्ट भी मिलेंगे, वो हो सकता है एशिया कप भी खेले, क्योंकि तसल्सल के साथ परफॉर्म करता हुआ जाएगा। परफॉर्म कर रहा है साहब। आईसीसी टेस्ट की बात हो रही है, तीसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जिस तरह अब आगाज होना, आज से बल्कि कह लें कि आगाज हो गया। कल से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान भी जो ऐसा चीज़ का आगाज़ हुआ, और उसमें हम देख रहे हैं कि पहले दिन तो बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग जारी रही और फिर 395 रन का स्कोर, उसके बाद इनिंग डिक्लेयर करना इंग्लैंड का, कैसा देखा आपने?
देखें, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इनका बड़ा डैशिंग एटीट्यूड होता है, बड़ी अटैकिंग मतलब ये कि क्रिकेट खेलते हैं, और जो फी ज़माना मतलब क्रिकेट में जो स्टाइल की ज़रूरत है वो बिल्कुल उस पर करते हैं। आपको याद होगा कि इंग्लैंड की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम जब यहाँ पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने बाज़ मौक़ों पे पाकिस्तान को भी ये चांस दिया था, और ये हमेशा से इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इसी में से जगह निकालते हैं। आप ये देखें, जो दूसरी टेस्ट चैम्पियनशिप थी उसका फ़ाइनल जो पिछले दिनों ओवल में हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें भी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया के लिए, लेकिन वो चेस नहीं कर पाए। उसको चैलेंजिंग था, लेकिन ये कि उन्होंने ज़्यादा मतलब रन्स बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जो है उनको खेलने का मौका दिया। तो ये जो है ना, ये कहलाती है एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट, जो मॉडल लेके आ रहे हैं मिक्की ऑर्थर पाकिस्तान की टीम में कि हमें अब अपना स्टाइल जो है चेंज करना पड़ेगा। हमें न्यूजीलैंड ने किया है, ये न्यूजीलैंड ने किया था। अच्छा, टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से याद आया मुझे, बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ हमारे हवाले से तो नहीं है, वो ये कि आप ये देखें कि हम मतलब इससे पाकिस्तान जो है जब से ये टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू हुई है 2019 से हुई थी, ये पहली मरतबा शुरू आप एजबेस्टन से शुरू हुई थी, उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट चैम्पियनशिप मैच नहीं हुआ। और अब जो ये तीसरे मरहले की जो टेस्ट चैम्पियनशिप जिसका आगाज़ हो गया है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम में एशियस सीरीज़ का नाम दिया गया इसको, और ये जो खेल रही हैं वहाँ मैच, तो इस मतलब ये जो टेस्ट चैम्पियनशिप के जितने भी मैचेस हैं उसमें जनाब इत्तेफाक से पाकिस्तान और इंडिया का फिर मैच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये दोनों टीमें एक चांस बनता है अगर ये फाइनल में पहुंचेंगी तो वहाँ जाके फिर इनका जो है फाइनल में मैच होगा। तो ये मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है, और मैं ये समझता हूँ कि अब इंडिया को भी और आईसीसी को भी जो है इस जानिब गौर करना चाहिए, डिसिप्लिन लाना चाहिए कि ये थोड़ी है कि अगर एक मुल्क चाहे कि जी हम फलां से नहीं खेलते तो आप नहीं खेलेंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस समय आईसीसी का बड़ा किरदार है। जिस तरह से आईसीसी ने अभी मतलब पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी एशिया कप के हवाले से या वर्ल्ड कप के हवाले से, तो इसी वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आए थे, बार्कले और जेफ एलरडाइस, तो उन्होंने उनसे जो भी मुज़ाकरात हुए थे वो उस वक्त तो हमें मतलब किसी जानिब से पता नहीं चला, ना तो नजम सेठी ने उन मुज़ाकरात के मुतालिक बताया, ना ही वहाँ से खबर आई। लेकिन वो ज़ाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, वो बातें होती रहीं, और फिर उसके बाद ये निकल के आया कि जी इंडिया ने बड़ा हम पर एहसान किया कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल जो है तस्लीम कर लिया। मेरा बुनियादी कहना ये, चूँकि बात ये निकल आई है कि भाई जब उन्होंने ये कहा था कि जय शाह ने जो नवंबर में लास्ट कहा था कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, आप ये कहते कि जी आप पाकिस्तान नहीं आएंगे तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, आपको ये क्या ज़रूरत थी कि जी आप मॉडल पेश करें, ये करें, आप देखते रहते। थोड़ा सा देखें दुनिया में मतलब ये कि आजकल के दौर में वही कौमें जो है ऊपर जाती हैं या उनको इज्जत मिलती है जो सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं। देखें यहाँ दुनिया ख़त्म नहीं हो रही थी, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन अगर आप नहीं खेलते तो इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उसूलों पे उन्होंने कभी सौदेबाजी नहीं की। देखें ये तो आपका हक था, और इंडिया हमेशा आपको मतलब लेट डाउन करता रहा है, हमेशा बैकफुट पे लाता रहा है, और हमारा इत्तेफाक से मतलब माजरत खाना रवैया रहा है इससे पहले, जिसकी वजह से हम इस नहज पे आ गए और ऐसे कॉर्नर पे फंस गए कि जी हमने मतलब ये कहा कि जी हमने खुद उन्हें पेशकश की थी हाइब्रिड मॉडल। भाई क्यों हाइब्रिड मॉडल? अगर हाइब्रिड मॉडल है तो फिर वर्ल्ड कप के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। सही बात कह रहा है आप। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह हम कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जो आज पाकिस्तान दौरे श्रीलंका के लिए टीम का ऐलान किया उस पर बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से भी कर लें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच आज खेला जाना था लेकिन बारिश की नज़र हो गया। एक बॉल आज के मैच में फेंकी गई और पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान अब सेमीफाइनल है। दूसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो है सेमीफाइनल खेला जाएगा। कैसा देखते हैं इस इमर्जिंग एशिया कप वीमेंस को, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर मैचेस जो है बारिश की नज़र हो गए। देखिए ये तो मतलब ज़ाहिर है इसके आगे तो जो मौसम होते हैं बारिश होती है, इसके आगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इमर्जिंग हमारी टीम जो मतलब अब खेलेगी, ठीक है ना,
तो देखिए पहला मैच हमने 9 रन से नेपाल के खिलाफ जीता, दूसरे हांगकांग के खिलाफ बारिश हो गई, तीसरे में फिर एक बॉल ही फीकी, सेमीफाइनल में अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच गए। हमारा सेमीफाइनल अब बांग्लादेश के खिलाफ है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया का मुआवजा करें तो इंडिया की भी यही सूरत हाल उनके ग्रुप में भी रही, वहाँ पर भी बारिशें होती रहीं। इंडिया ने 2 मैचेस जीते, लेकिन अगर देखें तो बाकायदा तौर पर उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर मिल गई। देखें ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी जो मतलब ख़वातीन टीमें ना, आप ये देखें कि हालिया सालों या हालिया महीनों में बतदरीज मतलब ग्रेजुअली हमें उनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि अब आपका पूल जो है ना, बच्ची हैं मतलब ये कि क्रिकेट में आ रही हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी बात है कि जो लड़कियों की जो टीम है वो माशाल्लाह सब कमो बेश ज़्यादातर जो है पढ़ी लिखी बच्चियाँ आ रही हैं, तो मतलब बड़ी अच्छी सारी चीज़ों को जानती हैं समझती हैं और उनको पिक करने में भी आसानी होती है। आपने देखा कि हमारी जो एक क्रिकेटर थी जिसने कैच बड़ा आउटस्टैंडिंग लिया था और वो जो है दुनिया भर, हाँ रूप शाह, और वो हमारे साथ यहाँ इस प्रोग्राम में भी थी, बड़ा मतलब ये कि वो पूरा हाईलाइट हुआ दुनिया में। तो अब हमारी जो ख़वातीन खिलाड़ी हैं वो अब निकल के सामने आ रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ रहा है, इसलिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखने को मतलब खेलने को मिल रहे हैं। और वही रिफ्लेक्शन आपको इमर्जिंग जो आप कह रहे हैं ना, गिरते पड़ते, तो ये भी एक तजुर्बा होता है और इससे एक इत्मीनान बहाल होता है। अब बांग्लादेश के जो खिलाफ जो मैच है, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम जो है हमारी टीम के कमस हम पल्ला है, थोड़ा सा उसको एज हासिल होगा। और अगर हमारी टीम ये जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। जाहिर है फिर इंडिया से फाइनल होगा उसका, नहीं सेमीफाइनल इंडिया और श्रीलंका के दरमियान है, दूसरा सेमीफाइनल हमारा तो वो अभी उन्होंने जीतना है। लेकिन हाँ, श्रीलंका और इंडिया का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए कि वो दोनों टीमें भी काफ़ी अरसे से उनको खेलने के मौके मिल रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस, लेकिन इंडिया को थोड़ा सा एज हासिल है यहाँ पे हमारे सेमीफाइनल में जो है वो एज हासिल है बांग्लादेश की टीम को, इसलिए कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, अच्छी है। लेकिन अगर हमारी टीम ये मैच जीत जाती है, जिस तरह की हमारी बाज़ खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि फ्यूचर की जो पाकिस्तान की टीम बनेगी फ्यूचर में उसके लिए बड़ा अच्छा होगा। पाकिस्तान की विमेंस है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती हुई मजीद दिखाई देंगे। इस हवाले से भी मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने। उनसे पाकिस्तान की जो 16 रुपये स्क्वाड का ऐलान हुआ उस हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे हैं। नसीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। हम देखते हैं कि 2 खिलाड़ियों को जो है टेस्ट मैचेस में चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहम्मद हुरैरा टीम में शामिल हुए हैं और उसके साथ साथ आमिर जमाल एज ए ऑलराउंडर टीम में शामिल होते दिखाई दिए। मुस्तकबिल में अगर हम देखें तो बहुत से खिलाड़ियों के साथ जाती होती हुई भी नजर आई। उनमें अगर आप देखें तो अभी हाल ही में जो है वसीम जूनियर टीम के हिस्सेदार थे पाकिस्तानी टीम के, और उसके साथ साथ अगर देखें तो वहां पर आमिर जमाल को इसलिए तरजीह दे दी गई कि आमिर जमाल एज ए ऑलराउंडर वहां पर जिम्बाब्वे में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। तो वसीम जूनियर का आप कैरियर किस तरह आप देख रहे हैं टेस्ट मैचेस में? देखिए, अगर वसीम जूनियर के करियर की आप बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक तो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया वसीम जूनियर के इस करियर में। और टेस्ट क्रिकेट की आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अब तक अपने पोटेंशियल पे जाकर कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया कि नहीं ये ऑलराउंडर इस नौयत का है, या बॉलर चले जब मैं ऑलराउंडर होना देता हूँ, बॉलर इस नौयत का है कि वो 5 आउट भी कर देता है, वो 6 आउट भी कर देता है किसी इनिंग में जब उसको मौका लगता है। तो वसीम जूनियर, फहीम अशरफ भी टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से अगर आप देखें, एक मैच ऐसा भी था आपको याद होगा जो कराची में अभी टेस्ट मैच खेला गया था अगेंस्ट इंग्लैंड के, हमारे दोनों फास्ट बॉलर फहीम अशरफ और वसीम जूनियर थे। बिल्कुल, 2 फास्ट बॉलर के साथ भी टेस्ट मैच खेले थे। तो आमिर जमाल को अगर शामिल किया अभी तक तो मुझे बिल्कुल वही चीज लग रहा है कि इतना कोई खास फर्क है आमिर जमाल में, लेकिन हम वसीम जूनियर को बहुत मौका दिया, अब आमिर जमाल को मौका देके देखें। सर बहुत मौका तो हमने हसन अली को भी दे दिया, हसन अली भी टीम का हिस्सा है। देखिए, हसन अली आपका मैच विनर रहा है। आप हसन अली को तो इंजरी होती रही है, मामला खराब होते रहे। हसन अली की जहां तक आप बात करेंगे, हसन अली तो आपका एक ट्रू मैच विनर रहा है। फिर वो एक्सपेंसिव भी रहा, फिर वो अपने उस पीक पे नहीं रहा, उस परफॉर्मेंस को नहीं शो कर सका कि जो वो करता है। लेकिन हसन अली की जहां तक आप बात करें तो हसन अली तो आपका मैच विनर रहा है, एक ऐसा फास्ट बॉलर है। देखिए, आपको फास्ट बॉलिंग में आपने ये जरूर देखना होगा कि श्रीलंका की गर्मी कंडीशन और उसके फौरन बाद आपने एशिया कप श्रीलंका में मोस्टली मैचेस, आपके जो क्रंच मैचेस है वो श्रीलंका में खेल ले, देन उसके बाद आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मेरी बात हो रही थी सिलेक्शन कमेटी से, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने
शहनशाह अफरीदी को क्यों शामिल किया कि ऐसे वक्त में जब आपके पास दो बड़े इवेंट दिखाई दे रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, तो उनका कहना यह था कि शहनशाह अफरीदी ने अब तक बॉलिंग की है T20 ब्लास्ट में, अभी तक लंबी बॉलिंग उन्होंने नहीं की है, और लंबी बॉलिंग उन्हें उस कंडीशन में करनी चाहिए कि जहां पर पाकिस्तान ने एशिया कप तो कम से कम खेलना ही है, और तकरीबन सिमिलर कंडीशन कुछ इंडिया में भी होती है, जिस तरह की पिचेज एशियाई पिचेज होती है, तो यहाँ वो लंबी बॉलिंग क्या करते हैं। तो मैं कभी लंबी बॉलिंग के चक्कर में ऐसा ना हो आपका की प्लेयर जो है खुदा ना खास्ता कोई इंजरी दोबारा से हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हर मैच एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, दोनों मैचेस जो खेले जा रहे हैं, तो हम क्या उनको नजरअंदाज कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि इंजरी तो किसी वक्त भी किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है। से अभी हैजलवुड की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि हैजलवुड अनफिट थे, सिमिलर टाइप की इंजरी थी, वो वापस आके मैच खेल रहे और लंबी बॉलिंग भी कर रहे। तो शहनशाह अफरीदी का तो ये जवाब दिया गया, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे शहजादा भाई पूछेंगे तो अब भी मैं ये वाली बात जरूर जो है वो इस बात को बहुत गौर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या शहनशाह अफरीदी जरूरी थे यहाँ पर? हमें माजी की एग्जाम्पल याद है, मोहम्मद जाहिद जैसा बॉलर श्रीलंका की गर्मी में जाया हो गया था, खत्म हो गया था, जब वसीम और वकार जो है वो चले गए थे इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दरमियान में, कि वो अनफिट है या फिट नहीं है, जाहिद पे जान लगाई थी और वो अनफिट हो गए थे। शहनशाह अफरीदी तो अगर मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। शहनशाह अफरीदी के साथ साथ नसीम भाई, नसीम शाह भी टीम का हिस्सा हैं, गो कि जिस तरह आप शहनशाह अफरीदी के हवाले से बात कर रहे हैं कि हमें एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, इंजर्ड होने का खतरा भी है, और क्योंकि शदीद गर्मी है, उसके साथ साथ यही रुझान आपका शायद नसीम शाह के हवाले से है? नहीं है नसीम शाह के हवाले से, नसीम शाह कंटिन्यूएशन में टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वो हमारा टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है। अगर आप रिसेंट पास्ट में उठा के देखेंगे, उन्हें लंबी बॉलिंग करने की आदत है, आप वो किसी इंजरी से गुजर के नहीं आए, इंजरी को बहुत पुरानी बात हो गई है, जो उनको इंजरी हुआ करती थी उसके बाद उन्होंने अपने रन अप में, एक्शन में 10 चीजों में तब्दीली की। तो नसीम शाह ठीक है। अब देखना ये कि बाबर आजम अब इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करें, अच्छी बात आप कह दिए। हुरैरा के हवाले से क्या कहेंगे, और उसके साथ साथ मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद के हवाले से? यार शहजादा भाई, इब्रार को क्या क्यों बाहर करते हैं ये समझ में नहीं आता मुझे। इब्रार आपका नंबर 1 बॉलर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह का मिस्ट्री स्पिनर जिस दुनिया को मिल जाता है वो उसको संभाल के रखते हैं, उसका इस्तेमाल बड़ा तरीके से करते हैं। हम उसको बाहर बिठा के रखते हैं, हम उसको ज्यादातर बाहर रखते हैं, हम उसका कॉन्फिडेंस भी बहाल नहीं होने देते। लियारी का बच्चा जो है वो शायद लियारी से फुटबॉलर निकलते हैं, अभी तक हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट है, बॉलर कैसे आ गया। तो भाई एक मिस्ट्री स्पिनर अगर आपको दस्तयाब हो गया है, आप उसको बनाए, उसको ग्रूम करें। देखिए नोमान अली कितना अर्सा और खेल लेंगे, अल्लाह करे ज्यादा से ज्यादा खेले, कितना खेल लेंगे। जाहिद महमूद ने 2 टेस्ट मैचों में 12 आउट किए हुए थे, फिर भी बाहर है, वो भी बाहर है। लेकिन मैं अबरार के बारे में जरूर कहूंगा, मैं अबरार को न सिर्फ यहाँ पर बल्कि अबरार को मैं वर्ल्ड कप में भी देखना चाहता हूँ। अबरार और शादाब की सूरत में आपका स्पिन अटैक आप चाहिए होगा आपको, चाहे वो श्रीलंका में आप एशिया कप खेले या वर्ल्ड कप खेले, तो 2 अच्छे स्पिनर आपको दरकार होंगे यहाँ पे। देखिए शाहिद खान अफरीदी एक बहुत बड़ा खलापुर कर दिया करते थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सूरत में। तो आपको एक शादाब आप उस सूरत में, आपको शहनशाह अफरीदी की सूरत में हो गए, तो आपको सईद अजमल तो चाहिए, आपको सकलैन तो चाहिए, आपको एक आउट करने वाला प्रॉपर स्पिनर दरकार होगा। तो मेरे ख्याल में अबरार पे मेहनत करें, अबरार को तैयार करें, अबरार में पोटेंशियल दिखाई देता है। अबरार नए गेंद से भी इफेक्टिव उतने ही होते हैं जितनी पुरानी गेंद से होते हैं। तो देखिए ना, आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो पिचेस बनाई थी उसमें तो आप किसी को, वसीम अकरम को भी ले आते इन पिचों के ऊपर, तो शायद वो सभी ने जो है वो उनको स्ट्रोक खेल लेते इतनी आसानी से। आप ऐसी पिचें बनाते कि ना स्पिनर्स के लिए कुछ होता है, ना बैट्समैनों के लिए कुछ होता है, और वहां पे 500-500 रन एक दिन में इंग्लैंड के बैट्समैन आपके खिलाफ स्कोर करके गए थे।
तो अपनी उन गलतियों से, अपनी उस कोताहियों से अब इन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। दौरे जिम्बाब्वे में हुरैरा ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उनका सिला जो है शायद पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो है दौरे श्रीलंका में उनको दिया। हुरैरा के हवाले से क्या कहेंगे? डोमेस्टिक में सबसे कम उम्र तरीन जावेद मियादाद के बाद ट्रिपल सेंचुरी करने वाले स्कोरर भी हैं। देखिए, हुरैरा ने पिछले 3-4 सीजन, अगर 3 सीजन आप देखेंगे, परफॉर्म किया है। हुरैरा को जिस फॉर्मेट में होना चाहिए आपने अब उसी फॉर्मेट के अंदर मौका दिया है। लंबी बारी लेने वाला बैट्समैन है। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो अभी पहले कामरान गुलाम और बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे कि जो उनसे पहले परफॉर्म करते आ रहे थे। क्या उनकी हक तलफी तो नहीं हुई है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन दिखाई देता है कि भाई आप ये चीज भी जरूर देखें कि भाई कोई हक तलफी तो नहीं हो गई है, कोई चीज ऐसी तो नहीं हो गई है कि जो अपना। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद शायद टीम का हिस्सा भी बने रहे, और फिर जिस तरह आप हक तलफी की बात कर रहे हैं तो उनके साथ तो शायद हक तलफी हुई है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप और भी आपको बैट्समैनों के नाम ध्यान में आएंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते आ रहे हैं। उमैर बिन यूसुफ ने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ, उमैर बिन यूसुफ क्यों नहीं? अगर हुरैरा से तो ज्यादा परफॉर्मेंस उमैर बिन यूसुफ की थी तो वो क्यों नहीं? मैं कहने का मकसद ये है कि आप उनको भी दे सकते थे मौका। उमैर बिन यूसुफ बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, लेकिन हुरैरा को आपने मौका दिया। अगर आप जिम्बाब्वे की सीरीज को जो अभी पाकिस्तान शहीद गई थी देखेंगे तो यहाँ तो उमैर बिन यूसुफ टॉप पर थे, उनकी परफॉर्मेंस का लेवल बहुत ऊपर था, लेकिन उमैर बिन यूसुफ नहीं दिखाई दिए। बिल्कुल। नसीम भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं रियाजुद्दीन साहब, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नसीम भाई? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जिंदाबाद, जबरदस्त। नसीम भाई ये बताइए कि सरफराज अहमद जिन्होंने लास्ट उनकी जो परफॉर्मेंस थी एक्स्ट्राऑर्डनरी थी, बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया था और ज़ाहिर है उस परफॉर्मेंस पे वो फिर टीम में शामिल हैं। आप समझते हैं कि ये 11 में वहाँ पे शामिल होंगे? दूसरी ये कि अगर ये यहाँ परफॉर्मेंस देते हैं तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की टीम में सरफराज अहमद को होना चाहिए, होंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका रियाज भाई। देखिए, सरफराज को बाहर बिठाने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। आप सीरीज जो है वो जिस अंदाज से, आपको याद होगा कराची का मैच हम सब देख रहे थे, और वो जो माहौल था कि एक वक्त में पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में भी आ गया था, जो मैच बिल्कुल हार गए थे वो ड्रॉ कर दिया था। तो सरफराज को तो कोई वजह ही नहीं बनती कि आप जो है वो ड्रॉप होंगे, ये तो कोई दूसरी बात है। हाँ, सरफराज बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिए और एशिया कप के लिए। आप हारिस को साथ कैरी कर रहे हैं रिजवान के, ये अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। ये T20 फॉर्मेट के मैचेस नहीं है, ये 50 ओवर फॉर्मेट का मैच है कि जहां पर अगर खुदा ना खास्ता ऊपर से 2-3 विकेटें गिर गई तो कोई ऐसा बैट्समैन जो स्पिनर को अच्छा खेलता हो, जो अपने स्वीप कट डिफरेंट शॉट्स के जरिए स्कोर बुक को रोटेट करने की सलाहियत रखता हो, वो सरफराज है। एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, मजा हुआ है। और अब ये देखते हैं कि टेस्ट सीरीज में कैसा वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है सिलेक्शन कमेटी को नसीम भाई सोचनी नहीं चाहिए। नसीम भाई सरफराज जैसे जो प्लेयर्स हैं वो बड़े टूर्नामेंट के बड़े खिलाड़ी हैं, इसके लिए कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनका जो एक्सपोजर है, जूनियर वर्ल्ड कप की क़यादत की टीम जीती, चैंपियंस ट्रॉफी के वो कप्तान थे, तो ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना इन प्लेयर्स का, वो यकीनन बड़े टूर्नामेंट्स में काम आता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल काम आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियाज भाई ये है पाकिस्तान का कि रिजवान शायद दोस्ती वाले ग्रुप का हिस्सा है। अब जब वो दोस्ती वाले ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो फिर उनकी भी बात माननी पड़ती है, क्योंकि रिजवान के ऊपर एक गैर जरूरी प्रेशर आ जाएगा सरफराज की मौजूदगी में कि यार सरफराज बैठा हुआ है। अभी हारिस की वजह से तो कोई प्रेशर सच नहीं आ रहा रिजवान पे, लेकिन वो एक प्रेशर आ जाएगा। लेकिन ये चीज यार हमने देखी है, मोइन, राशिद लतीफ, ये दोनों कंपटीशन में रहते थे और जो आता था
वो जगह बना लिया करता था। दोनों पाकिस्तान के कप्तान रहे, एक वक्त में दोनों टीम में खेले। दोनों टीम। अगर आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में डेप्थ दिखाई नहीं देती तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी कि रिजवान और सरफराज दोनों खेल रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल कोई बुराई नहीं होगी, दोनों बैटर्स खेलते हुए दिखाई दे। नसीम राजू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन तजिया करते हुए 16 रुकनी स्क्वाड के हवाले से कर रहे थे, फिर सरफराज के हवाले से करते हुए दिखाई दिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब झलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। जाते जाते जो है नेशनल वीमेंस बास्केटबॉल चैम्पियनशिप सिंध स्पोर्ट्स में मुनक्किद हुई और वहाँ पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर वापडा ने कामयाबी हासिल की इस चैम्पियनशिप में। इस हवाले से हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल देखें, नेशनल वीमेंस चैम्पियनशिप है बास्केटबॉल जो है यहाँ मुनक्किद हुई और 16 साल के बाद ये इवेंट कराची में मुनक्किद हुआ। और अगर देखें तो ये पाकिस्तान और ख़ासकर कराची के लिए एक शान की बात है। और इस वक्त इस शान के हवाले से अगर बात है तो कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस टूर्नामेंट के हवाले से उनसे भी बात करते हैं। क्या कहते हैं इकबाल साहब? 16 साल के बाद है कराची में नेशनल वीमेंस चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई है, कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बड़ी काविशें हैं आपकी स्पोर्ट्स के लिए और ऐसे ही अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के लिए आप काविशें करते रहेंगे तो कहने इन खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के साथ कराची का केस बड़ा एडवोकेट किया और हमने कहा कि हम ये कर सकते हैं, अखराजात बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा उन्होंने हमें ये अवार्ड की चैम्पियनशिप कराची में कराने के लिए, जो मंडे से शुरू हुई, आज सैटरडे को इसका अख्ताम हुआ है 17 तारीख को। और इसमें अखराजात कमिश्नर ऑफिस ने किए हैं और मैंने ज़ाती तौर पे अपना ज़ाती तौर पे किए हैं अपने जेब से, इसलिए कि मेरा मकसद ये है कि प्लेयर्स की हौसला अफजाई करें और कराची को शोकेस करें एज अ हब ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। और आपको पता है कि इतनी फंडिंग होती नहीं है, जनरली स्पोर्ट्स की फंडिंग नहीं होती पाकिस्तान में। और इन जो प्लेयर्स हैं उनकी हौसला अफजाई करना एक सबके लिए चैलेंज है। मैं चाहता हूं कि हम जो मौजूद के इशूज़ हैं इंक्लूडिंग क्राइम और ड्रग्स, उसको हम स्पोर्ट्स से फ़ाइट करें। लिहाजा एक तो ये अब चैम्पियनशिप हो गई बास्केटबॉल की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें फ़र्स्ट टाइम हम बास्केटबॉल की हिस्ट्री में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को कैश प्राइज़ दे रहे हैं, मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। और हम कराची का जो बेस्ट प्लेयर है उसे भी हम दे रहे हैं कैश प्राइज़। अच्छा इकबाल मेमन साहब, 16 साल के बाद इवेंट मुनक्किद हो रहा है, कैसा देख रहे हैं कराची में? देखिए, ये तो हमारी खुशनसीबी है और मुसलसल आपने देखा कि जब मैं यहाँ पे कमिश्नर के ओहदे पे आया हूँ, पहले दिन से मैंने स्पोर्ट्स को एक अपने सेंटर पीस पे रखा हुआ है, जो स्ट्रेटजी है कराची को आगे लेके जाने के लिए। और लिहाजा हम जो डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो फेडरेशंस हैं पाकिस्तान में, उनसे हम रब्ता करते हैं। और खालिद बशीर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के, वो आमादा हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी विलिंगनेस है और आप अखराजात भी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये टूर्नामेंट उन्होंने कराची को लॉट किया। और मैं इनसे डिस्कशन कर रहा था अभी, और जनरली भी जो फेडरेशन के यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं, फीडबैक ये है कि कराची जो सिंध एक मेहमान नवाजी का महवर है, आपको पता है कि मेहमान नवाज लोग हैं, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट इस हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। और ये जो माशाल्लाह इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कराची में, इसको अच्छी तरह से हमने यूटिलाइज़ किया है। अच्छा इकबाल मेमन साहब, आखिरी सवाल है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हो गए हैं, मुंतखब हो गए हैं, और अब दोनों का साथ अगर रहा, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब भी बड़े खेलों में अपनी सरपरस्ती करते रहते हैं, तो कितना साथ उनका मैसर होगा आपको स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए? आपको याद होगा कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त भी हम साथ ही काम करते थे, और स्पोर्ट्स के लिए वो हम दोनों साथ कभी कोई वॉकिंग ट्रैक है तो कभी कोई टूर्नामेंट है, कभी कोई चैम्पियनशिप है। तो मेरी दुआ है कि ये हम कराची के लिए मिलके बड़ा अच्छा काम करें, और हर बंदा जो जहाँ पे काम कर अपनी एक लेगेसी, पॉजिटिव लेगेसी छोड़ के जाए मुल्क के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब। उनका यही कहना था कि 16 साल के बाद होने वाले इवेंट को खुशाइंद करार देते हैं और कोशिश होगी कि आइंदा भी ऐसे इवेंट का इनेकाद कराची में करते रहें। देखिए, हम समझते हैं कि क्रिकेट के अलावा, क्योंकि क्रिकेट के पास पहले ही बड़ी स्पॉन्सरशिप्स है, जितने भी गेम है बास्केटबॉल, फेंसिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, स्विमिंग, जो सिपक टकराव इवन, और जितने भी छोटे गेम्स हैं, रेस हॉर्सेस, और हम बिलियर्ड, स्नूकर,
इन सबको हम इनकरेज करें। हम चाहते हैं कि एड अप भी हों वो नेशनल गेम्स में और उनके इतने प्लेयर्स इतने तैयार हों कि क्योंकि हम सिर्फ एक गेम पे फोकस हो गए। मैं समझता हूँ क्रिकेट बहुत अच्छा है, पाकिस्तान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हॉकी जैसा नेशनल गेम्स में अगर आप किसी से पूछें कि कैप्टन कौन है, किसी को पता नहीं होगा। तो क्रिकेट ने पूरी सारे स्पोर्ट्स को खा गई है। ये एक बहुत अच्छा इवेंट था, बल्कि मैं थैंक यू करना चाहूँगी ऑर्गेनाइज़र्स को इस चैम्पियनशिप के लिए। बस थोड़ा सा ये है कि थोड़े से अगर कंडीशंस बेहतर हो जाते ना यहाँ के चैम्पियनशिप के, तो वो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड इवेंट और कराची में होना बहुत मज़ा आया हमें। माशाल्लाह ये सारी जो कोशिशें हैं वो कराची कमिश्नर साहब की हैं, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया और मुल्क भर से टीमें बुलवाई और टीमों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग अभी स्पॉन्सर दे रहे हैं और लड़कियों को आगे लाना चाह रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत लोगों को स्पॉन्सरशिप देनी चाहिए ताकि लड़कियों का मोराल अप, उनमें कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कोई नहीं है। आज ये जो हमारा इवेंट हुआ है 17 साल के बाद वुमेन का हुआ है और मैं थैंकफुल हूँ मिस्टर इकबाल मेमन साहब, कमिश्नर कराची का, जिन्होंने कराची के माहौल को और पुरफजा बनाते हुए, गर्मी के इस मौसम में अच्छा माहौल बनाते हुए और हमारे ये प्रोग्राम को अरेंज कराने में बहुत हमारी मामनत की, जिसमें ओपनिंग हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सिंध ने की थी और क्लोजिंग आज के हमारे इकबाल मेमन साहब, कमिश्नर कराची साहब ने की। और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए बच्चों के लिए। हाँ, हम हमेशा इस्लामाबाद जाते थे, इस बार पूरा पाकिस्तान से टीम्स आई हैं तो बहुत अच्छा लगा अपने कराची में खेल के, सारी टीम्स को देख के। तो इंशाल्लाह हर साल मैं चाहूँगी कि कराची में ही हो नेशनल। माशाल्लाह आप देखें कि 16 साल बाद ये कराची के अंदर नेशनल विमेन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई है। इसका जो तमाम तर जो जाता है वो हमारे कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब को जाता है। इसमें पाकिस्तान वापडा जो डिपार्टमेंट की तरफ से है पहले, और इसके अलावा 11 जो थे रीजन थे, जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, ये तमाम डिवीज़न जो थे ये आए और इन्होंने अपना गेम शो करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज 16 साल के बाद हमें ये मौका मिला है कि हम वुमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट करवाएं और आज बड़ा अच्छा इवेंट रहा है और तमाम पंजाब की और सिंध की टीमों ने जिस तरह हिस्सा लिया है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा साइन है। 16 साल के बाद होने वाले नेशनल विमेंस बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में वापडा ने कामयाबी हासिल की और एक अच्छा साइन रहा खासकर कराची वालों के लिए, क्योंकि ये ऐसा टूर्नामेंट से होने से मज़ीद खिलाड़ियों में कराची के निखार आता हुआ दिखाई देता हुआ नज़र आया। और कमिश्नर कराची ने ऐलान भी किया है कि आइंदा होने वाले ये इस गैप को कम किया जाएगा और कोशिश होगी कि कराची में मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद करें। कैमरामैन आतिफ हाशमी के साथ शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।